नमस्कार। ये आकाशवाणी है। अभी आप पूजा तमांग से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने इटली के अपुलिया पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कई देशों के प्रमुखों से द्वीपक्षीय बैठकें की। कुवैत में अग्निकांड में मारे गए भारतीयों के पार्थिव शरीर लेकर भारतीय वायुसेना का विशेष विमान केरल के कोच्चि पहुंचा। सिक्किम में वर्षा और भूस्खलन से जुड़ी घटनाओं में 6 लोगों की मृत्यु और लगभग 2000 पर्यटक फंसे। मौसम विभाग ने उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के अन्य क्षेत्र में 19 जून तक मूसलाधार बारिश जारी करने का अनुमान व्यक्त किया। अमेरिका और यूक्रेन ने G7 शिखर सम्मेलन से अलग दीर्घकालिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। सऊदी अरब में 5 दिन की वार्षिक हज यात्रा शुरू। दुनिया भर से 20 लाख लोग पहुंचे। और अब समाचार विस्तार से। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने इटली के अपुलिया पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कई देशों के प्रमुखों से द्वीपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने आज दोपहर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रक्षा, परमाणु, अंतरिक्ष, शिक्षा, जलवायु क्षेत्र में कार्रवाई, डिजिटल, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों, कनेक्टिविटी और संस्कृति के क्षेत्र में अपनी साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। उन्होंने प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। वे मेक इन इंडिया पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के साथ रणनीतिक रक्षा सहयोग को और तेज करने पर सहमत हुए। दोनों नेताओं ने अगले साल फ्रांस में आयोजित होने वाले आगामी AI शिखर सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के संदर्भ में मिलकर काम करते हुए AI, उभरती हुई प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा और खेल के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करने पर भी सहमति प्रकट की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एक स्थिर और समृद्ध वैश्विक व्यवस्था के लिए भारत और फ्रांस के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद रणनीतिक साझेदारी जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति मैक्रोन को आगामी पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के लिए अग्रिम शुभकामनाएं दी। इस दौरान श्री मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से भी मुलाकात की। कुवैत में आग लगने की घटना में मारे गए 45 लोगों के पार्थिव शरीर लेकर वायुसेना का विशेष विमान आज सुबह कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंच गया। हवाई अड्डे के अधिकारियों ने कहा कि सीमा शुल्क, अव्रजन और स्वास्थ्य से संबंधित सभी 45 शवों के दस्तावेजों को मंजूरी दे दी गई है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 31 शव उतारे गए, जिनमें से 23 केरल के, 7 तमिलनाडु के और 1 कर्नाटक का था। तमिलनाडु के अल्पसंख्यक कल्याण और अनिवासी तमिल कल्याण मंत्री जिंजी KS मस्तान ने अपने राज्य की ओर से शव प्राप्त किए। प्रत्येक शव को उसके संबंधित मूल स्थान तक ले जाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। अन्य शवों को उसी विमान से दिल्ली लाया जाएगा। शवों को आयात कार्गो रिस्पेशन क्षेत्र में रखा गया है, जिससे उन्हें श्रद्धांजलि दी जा सके। इसमें विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और उनके कैबिनेट सहयोगी, राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता VD सतीसन और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष K सुरेंद्रन ने श्रद्धांजलि दी। कैबिनेट मंत्री जुएल ओराम ने आज नई दिल्ली में जनजातीय मामलों के मंत्रालय का कार्यभार संभाला। इसके बाद श्री ओराम ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि तीसरी बार मंत्रालय का नेतृत्व करना सम्मान की बात है। श्री ओराम ने आदिवासियों की बुनियादी जरूरतों के बारे में कहा कि मंत्रालय की प्राथमिकता आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा के नेटवर्क को मजबूत करना और स्वास्थ्य क्षेत्र को बढ़ावा देना है। इतना बड़ा एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर अब एक नेटवर्क ट्रैवल एरिया में खड़ा हो रहा है। यह सबसे प्रायोरिटी कार है। हेल्थ सेक्टर में भी ट्रैवल काफ़ी दिक्कत हो जाता है, उसको करेंगे। इलेक्ट्रॉनिफिकेशन तो काफ़ी हो चुका है, लेकिन फिर भी जो बाकी है उसमें सुधार में जाकर हम लोग कवर करेंगे। कम्युनिकेशन, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कारण बहुत सारे गांव जुड़ गया है, लेकिन फिर भी इसमें से आर्टिकल 275 में से स्पेशल ग्राम देख कर के भी हम बहुत सारे पुल बनाते हैं, इरिगेशन का फैसिलिटी भी बनाते हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने सोरेंग चाकुंग निर्वाचन क्षेत्र से
त्यागपत्र की घोषणा की है। श्री तमांग ने यह निर्णय हाल के चुनावों के दौरान 2 निर्वाचन क्षेत्रों में जीत के बाद लिया है। चुनाव नियमों के अनुसार परिणाम घोषित होने के 14 दिनों के भीतर एक से अधिक सीट से त्यागपत्र देना आवश्यक है। उत्तराखंड में अल्मोड़ा जिले के बिनसर वन्यजीव अभयारण्य के जंगल में लगी आग से निपटने के लिए सेना के हेलीकॉप्टरों ने नैनीताल जिले के भीमताल से पानी पहुंचाया है। अल्मोड़ा जिले के बिनसर वन्यजीव अभयारण्य में कल लगी भीषण आग के कारण 4 अग्निशमन कर्मियों की जान चली गई और 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उत्तरी सिक्किम में पिछले 60 घंटों से जारी मूसलाधार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तीस्ता नदी के बढ़ते जल स्तर के कारण राज्य के सांगलांग इलाके में 2 पुल डर गए। इससे उत्तरी सिक्किम के जोंगू क्षेत्र से संपर्क टूट गया और लगभग 2000 पर्यटक फंस गए। जिला मजिस्ट्रेट हेम कुमार छेत्री ने वर्षा से नुकसान का आकलन के लिए कल बैठक की। मूसलाधार वर्षा से अम्बिथांग और काबी में 6 लोगों की मृत्यु हो गई। नामची और गैंगटॉक जिलों में भी तेज वर्षा के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें टूट गई है। मौसम विभाग के अनुसार देश के उत्तरी भागों में गर्म हवाओं से राहत मिलने की संभावना नहीं है। आज झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत के कुछ हिस्सों के लिए रेड अलर्ट की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर सोमा सेन ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि आज झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में रेड अलर्ट के साथ गर्म हवाओं का प्रकोप जारी रहेगा। वेरी हैवी टू एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हम उम्मीद कर रहे हैं सब हिमालय, वेस्ट बंगाल और असम, मेघालय के लिए, जहां ऑरेंज से लेकर रेड अलर्ट चलेगी। अगले 4 से 5 दिन यानी 14 से 19 जून तक और हीट से रिलेटेड अलर्ट है। आज यूपी, बिहार और झारखंड यहां रेड अलर्ट चलेगी। कल से बिहार, झारखंड में ऑरेंज अलर्ट हो जाएगी और उसके बाद से येलो अलर्ट, मगर उत्तर प्रदेश में रेड अलर्ट चलेगा 4 से 5 दिन तक। अमेरिका और यूक्रेन ने कल इटली में दीर्घकालिक सुरक्षा समझौता किया। G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। इससे दोनों देशों के बीच सैन्य उपकरण, प्रशिक्षण और युद्धाभ्यास सहित सभी संभावित स्तरों पर सहयोग बढ़ेगा। हालांकि समझौते पर यूक्रेन को विशिष्ट हथियार प्रणालियों की आपूर्ति का कोई वादा नहीं किया गया है। इससे पहले इसी तरह का समझौता ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी सहित 15 देशों ने यूक्रेन के साथ किया। 5 दिवसीय हज यात्रा आज से शुरू हो गई है। दुनिया भर से लगभग 20 लाख लोग सऊदी अरब के मीना में एकत्रित हो रहे हैं। भारतीय तीर्थयात्रियों को हज सुविधा मोबाइल ऐप के जरिए सूचना और शिकायत दर्ज कराने की सुविधा प्रदान की जा रही है। इस बार हज यात्रा के लिए 1,75,000 भारतीय जायरीन मक्का और मदीना पहुंचे हैं। इन लोगों के लिए भारत सरकार ने विशेष इंतजाम किए हैं। भारतीय हज कमेटी के माध्यम से पहुंचे 95% लोगों को मदीना के मरकजिया क्षेत्र के होटलों में ठहराया गया है। यहां उनके जलपान की व्यवस्था भी की है। 33,000 जायरीनों को जिहाद से मक्का तक पहुंचाने की व्यवस्था के अंतर्गत 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हाई स्पीड ट्रेन की सुविधा देने वाला भारत पहला देश बन गया है। बिना महरम के पहुंचने वाली जायरीन के लिए खास प्रबंध किए गए हैं। इस बार यहां महिलाओं की सहायता के लिए महिला कर्मचारी नियुक्त की गई है। भारतीय हज यात्रियों के लिए पहली बार 24 घंटे बस सेवाओं की व्यवस्था की गई है। समाचार कक्ष से अभिषेक। 21 जून को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर त्रिकोणासन का वीडियो साझा किया। वीडियो में स्वास्थ्य लाभ के लिए इस आसन को सिखाने की जानकारी दी गई। यह आसन कंधों, पीठ और एकाग्रता में सुधार के लिए किया जाता है। त्रिकोणासन, इस आसन को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसे करते समय हमारा शरीर यानी हाथ, पैर, रीढ़ की हड्डी त्रिकोण का आकार ले लेते हैं। तो इस आसन को करने के लिए आप सीधे खड़े हो जाएं।
अब अपने पैरों परस्पर आध्यात्मिक दूरी पर रखकर खड़े हो जाते। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पूर्व बांग्लादेश के साहबदार योग संस्था ने इंदिरा गांधी संस्कृति केंद्र भारतीय उच्च कोष सहयोग से ढाका के लोकप्रिय रविंद्र सरोवर पार्क में आज योग कार्यक्रम का आयोजन किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।